जलवायु। इंग्लिश में कहेंगे बेटा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे भारत की जलवायु किस प्रकार की है। होगी क्लियर बात। पूरे विश्व में एक समान जलवायु नहीं पाई जाती, बल्कि अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इवन एक छोटे से प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जो है जलवायु पाई जा सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है अलग अलग भागों में वैसे तो अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कर्क रेखा के बारे में बताया था ना कि कर्क रेखा कौन सी होती है। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, और एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वेटर के इक्वल 23.5 डिग्री वैल्यू या उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। तो जो ये कर्क रेखा है ये भारत को बिल्कुल जो है बीच में से गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और इस कर्क रेखा के कारण भारत में दो प्रकार की जो है अलग अलग जलवायु जो है विकसित हो गई है। अब कर्क रेखा के उत्तरी भाग में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, लेकिन भारत का जो ये दक्षिणी भाग है ये भाग जो है भूमध्य रेखा के अधिक निकट है, वो इक्वेटर के अधिक निकट है, जिसके कारण और इक्वेटर पर क्या क्वालिटी है कि यहाँ पर पूरा साल सूर्य की किरण सीधी पड़ती, जिसके कारण पूरा साल यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण दक्षिणी भाग पर पूरा साल तापमान अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है। उसके बाद सेकंड है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत क्या करेगा, अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो ये हमारा भारत है, और हिमालय पर्वत क्या करेगा, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में आने से रोकता है। ये इतनी शीत पवनें होती हैं कि अगर भारत में एंटर करेंगी तो भारत के तापमान को बहुत नीचे गिरा देंगी, लेकिन हिमालय पर्वत एक रक्षा कवच की तरह इन शीत पवनों से भारत की रक्षा करता है, और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भारत में शीत ऋतु में तापमान ज्यादा नीचे नहीं गिर पाता। तो इस आधार पर भारत की जलवायु कैसी है, एक उष्ण जलवायु है। अगर हम देखेंगे तो भारत में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण क्या होती है, रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। तो भारत की जलवायु मानसून पवनों से भी प्रभावित है, इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी जलवायु है, या भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। समझ में आई बात। अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कहीं कोई भी सिचुएशन या जलवायु पाई जाती है तो वहां पर वो जलवायु क्यों पाई जाती है, इसके पीछे कुछ कारक होते हैं, कुछ कारण होते हैं, उन्हीं कारकों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो पहला कारक है वो है बेटा भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर हम देखें तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, और कर्क रेखा भारत के मध्य भागों से गुजरती है। तो कर्क रेखा का दक्षिणी भाग अभी हमने बात करी है भूमध्य रेखा के ज्यादा निकट है, और उत्तरी भाग भूमध्य रेखा से दूर पड़ता है, जिसके कारण भारत के दक्षिणी भाग में क्या पाया जाता, दैनिक और वार्षिक तापांतर कम पाए जाते हैं। लेकिन जैसे भूमध्य रेखा से दूर हम उत्तर की तरफ आते हैं भारत में, तो यहाँ पे दैनिक और वार्षिक तापांतर में जो है वृद्धि पाई जाती है। जो दूसरा कारक है वो हमारा रहेगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पाया जाता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रभावित करता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हिमालय पर्वत बिल्कुल उत्तर पूर्व में स्थित है और एक दीवार की भांति खड़ा है, जो कि शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। ठीक
बेटा। और उसके बाद क्या है, ये जो साइबेरिया से शीत पवनें आती हैं उनको भारत में एंटर नहीं होने देता, जिसके कारण भारत का तापमान ज्यादा नीचे नहीं गिर पाता। हिमालय पर्वत के कारण ही भारत की जलवायु कैसी है, एक उष्ण जलवायु है। सेकंड इफेक्ट क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें भारत में आती हैं तो हिमालय पर्वत उनके रास्ते में अवरोध बनकर खड़ा होता है और उन्हें जो है भारत में रोक लेता है। और हिमालय पर्वत की अवस्थिति के कारण ही क्या उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पवनों के कारण वर्षा हो पाती है। तीसरा जो कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला वो हमारा हो जाएगा जल व स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण भी किसी भी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है। जल की एक क्वालिटी है कि जल की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो जल की एक विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। अगर हम कंपैरिजन करें स्थल के साथ तो स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जल और स्थल के इस विभेदी तापमान के कारण ही भारत में क्या हो जाता है, वायु दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखिए मैप की तरफ तो हमें दिखाई पड़ेगा कि भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ भारत के क्या उत्तर में एशिया जो है महाद्वीप पाया जाता है। तो भारत क्या जो है जलीय प्रभाव के कारण भारत तीन तरफ से तटीय होने के कारण और स्थलीय भाग जो है उत्तर में होने के कारण क्या हो जाता है भारत में वो वायु दाब में अंतर आ जाता है और इसी वायु दाब में अंतर के कारण ही मानसून पवनें चलती हैं। चौथा जो कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है उसमें हमारा हो जाएगा बेटा समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी ये भी हमने बात करी है कि भारत का के जो तीन हिस्से हैं या तीन तरफ से भारत जल से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो तटीय रेखा है वो अत्यधिक लंबी पाई जाती है। तट के निकट तट का समकारी प्रभाव पाया जाता है। समकारी प्रभाव का मतलब है कि भारत में जो तटीय लोकेशन है, तटीय जो प्रदेश है वो ग्रीष्म ऋतु में ना तो अत्यधिक गर्म हो पाते हैं, शीत ऋतु में ना ही अत्यधिक ठंडे हो पाते। क्यों? क्योंकि जल की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ग्रीष्म ऋतु आएगी जब तो जल इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा और जब शीत ऋतु आएगी तो ये जो समुद्री भाग है, तटीय समुद्री भाग है, ये जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा। और इसका जो समकारी प्रभाव है उसका लाभ किसको होगा? तटीय क्षेत्रों को होगा। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में या दक्षिणी भारत में समकारी जलवायु पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम तट से अंदर की तरफ जाते हैं तो भारत में स्थल खंड आ जाता है जहाँ पर विषमकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के आंतरिक भागों में वो भाग जो तटीय स्थिति से दूर है वहां पर विषमकारी जलवायु पाई जाती है। विषमकारी जलवायु का मतलब क्या है कि वो शीत ऋतु में अत्यधिक जो है शीत हो जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक या जल्दी गर्म हो जाते हैं। जो पांचवा फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है उसका नाम है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई में हम क्या देखेंगे? हम हाइट देखेंगे कि हमें जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई वाले भागों पर जाएंगे तापमान में कमी होनी आरंभ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, एक जो है ये क्या है, समुद्र तल है और ये क्या है, ऊंचाई है ना। तो जैसे जैसे यहाँ समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब ये नहीं है कि केवल समुद्र तल है, इसका मतलब है मैदानी भागों से जैसे जैसे हम पर्वतीय भागों पर जाते हैं तो जो है तापमान में कमी आनी आरंभ हो जाती है। तुमने देखा भी होगा जून के महीने में यहाँ हरियाणा में बहुत ज्यादा गर्मी विकसित हो जाती है ना, लेकिन उसी टाइम पर अगर हम शिमला में घूमने जाएंगे तो हमें वहां पर ठंड मिलेगी। और इसके पीछे कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है? समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मतलब ये है
हाइट और टेम्परेचर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में कमी होनी आरंभ हो जाएगी। और इसका बेसिकली रीजन ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु विरल हो जाती है और विरल वायु तापमान को अधिक देरी तक अपने अंदर रोक नहीं पाती। तो समुद्र तल से ऊंचाई में हम यही देखेंगे कि मैदानी भागों पर तापमान अधिक पाया जाता है। तो मैदानी भाग का मतलब ये है कि भारत में जो इस मैदानी भाग है वहां पे तापमान जो अधिक पाया जाता है। लेकिन उन मैदानी भागों से जैसे ही हम पर्वतीय भागों की तरफ चलेंगे, हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, तो यहाँ पर्वतीय भागों की तरफ चलेंगे तो तापमान में कमी होनी आरंभ हो जाएगी। अब इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक आगरा है। आगरा के बारे में पता है ना, तो आगरा और इधर है बेटा वेस्ट बंगाल के बिल्कुल यहाँ पर दार्जिलिंग, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मैदानी भाग में स्थित होने के कारण आगरा में तापमान पाया जाता है 16 डिग्री सेल्सियस और उसी अक्षांश पर स्थित दार्जिलिंग में तापमान पाया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान में डिफरेंस क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि आगरा मैदानी भाग में स्थित है, दार्जिलिंग जो है पहाड़ी भाग में स्थित है। तो ऊंचाई के कारण यहाँ पर क्या हो गया, तापमान में कमी आ गई। उसके बाद पांचवा फैक्टर है जो हमारी भारत की जलवायु को, छठा फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है बेटा, उसका नाम है उच्चावच। उच्चावच किसी भी देश की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करता है। उच्चावच या वहां के धरातल पर किस प्रकार की शक्लाकृतियां पाई जाती हैं, वो शक्लाकृतियां या वो उच्चावच विभिन्नताएं न केवल तापमान वर्षा को प्रभावित करते हैं बल्कि वहां पर चलने वाले पवनों की गति और दिशा को भी नियंत्रित करते हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम भारत पर प्रभाव देखें तो हम देखेंगे कि राजस्थान में क्या पाया जाता है, अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। और ये अरावली पर्वतमाला जब भारत में मानसून पवनें आती हैं तो जो उनके गुजरने का रास्ता है उसके समानांतर पड़ती हैं। कुछ इस तरीके से अरावली पर्वतमाला पाई जा रही है बेटा। और भारत में जो अंदर की तरफ मानसून पवनें आएंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, वो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में ऐसे चलेंगी। तो ये जो है अरावली पर्वत जो है मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और समानांतर पड़ने के कारण ये मानसून पवनों को रोक नहीं पाता, जिसके कारण मानसून पवनें इसको क्रॉस करके चली जाती है। और ये मेन कारण है कि राजस्थान में जो है कम वर्षा होती है, मानसून सीजन के दौरान यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती और यहाँ पर क्या पाया जाता है, शुष्क मरुस्थल पाया जाता। तो ये किसका प्रभाव है, उच्चावच का। सेकंड प्रभाव अगर हम देखें, सेकंड एग्जांपल हम उठाए तो हम देखेंगे कि ये भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। और जब अरब सागर की मानसून की जो पहली शाखा है वो भारत पर में प्रवेश करेगी तो वो क्या करेगी, पश्चिमी घाट के पवन अभिमुखी ढालों पर टकराएगी और भारी वर्षा करेगी। और पवन अभिमुखी ढाल कौन से होते हैं, मान लो ये घाट है तो जो घाट के जो ढाल पवन के मुख के सामने पड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पवन अभिमुखी ढाल कहा जाता। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, पवन प्लस अभिमुखी। और जो ढाल पवन के मुख के सामने नहीं पड़ते बल्कि जहां से पवन नीचे आती है उन्हें क्या कहा जाता है, पवन विमुखी ढाल कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट के पवन अभिमुखी ढाल पर अत्यधिक वर्षा होती है और पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं होती। यहाँ आकाश में बादल तो छाए रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं हो पाती, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। पवन अभिमुखी ढालों पर वर्षा क्यों होती है, क्योंकि देखो समुद्र से गर्म और आर्द्र पवनें आ रही थी तो रास्ते में क्या पड़ गया बेटा, अवरोध बन के ये घाट खड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो पवन इनके बीच में काट के तो निकल नहीं सकती, तो पवन क्या करेगी, आगे जाने के लिए घाट पर ढाल के सहारे ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ना
कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तापमान घटेगा, और उस तापमान घटने के कारण यहाँ वायु का तापमान कम हो जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और उसका क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। संघनन होने के कारण पवन अभिमुखी जो है ढालों पर भारी वर्षा होगी। उसके बाद जैसे ही पवन विमुखी ढालों पर नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ज्यादातर नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा उसकी यहाँ पर पवन अभिमुखी ढालों पर वर्षा करने के कारण समाप्त हो चुकी है। और सेकंड कारण क्या है कि जैसे ये पवन नीचे की तरफ उतरती हैं, इनमें घर्षण हो जाता है, जिसके कारण पवन का तापमान बढ़ जाता है और गर्म पवनें जो है यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती। जो एक कॉमन चीज है ये याद रखना कि हमेशा ऊपर उठती हुई पवन ही वर्षा करेगी, नीचे उतरती हुई पवनों के कारण वर्षा कभी भी नहीं होगी। उसके बाद सातवां जो कारण है वो है ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण में हम बात करेंगे मुख्य रूप से जेट प्रवाह की, जेट जो है परिसंचरण की। ऊपरी वायु परिसंचरण का मतलब है कि हम यहाँ धरातल के निकट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे वायुमंडल की बात कर रहे हैं। धरातल के ऊपर जो है ऊपरी वायुमंडल में वायु का या पवन का किस प्रकार का संचरण पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, और इसमें हम मुख्य रूप से जेट प्रवाह को शामिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जेट प्रवाह होता क्या है। धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट कहा जाता है, और मुख्य रूप से ये पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। भारत की जलवायु के संदर्भ में अगर हम जेट प्रवाह को देखें तो भारत में शीत ऋतु में अलग प्रकार की जेट प्रवाह विकसित होती है, ग्रीष्म ऋतु में अलग प्रकार की जेट प्रवाह विकसित होती है। पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु में जेट प्रवाह। शीत ऋतु में भारत में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो है ऊपर 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में पश्चिम से पूर्व की तरफ तीव्र गति से पवन चलती है, जिसे क्या कहा जाता है, जेट प्रवाह कहा जाता है। इस पश्चिम दिशा से आने के कारण इसको पश्चिमी जेट प्रवाह कहा जाता है, और इस पश्चिमी जेट प्रवाह का भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाने में मुख्य हाथ होता है। या ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और जो है पारस की खाड़ी पर उत्पन्न होते हैं, उनको ये पश्चिमी जेट प्रवाह क्या करता है, भारत में आकर्षित करता है। और कई बार क्या होता है, शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, वो इन पश्चिमी विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होता है, शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, और हिमालय पर होने वाला स्नोफॉल भी पश्चिमी विक्षोभ का ही रिजल्ट होता है। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में जेट प्रवाह कि ग्रीष्म काल में जो जेट प्रवाह की स्थिति है वो 15 डिग्री अक्षांश के ऊपर पाई जाती है। 15 डिग्री अक्षांश के ऊपर फिलहाल यहाँ जेट प्रवाह चल रहा होता है। ये हम धरातल के निकट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसकी बात है, धरातल में ऊपरी वायुमंडल की बात। यहाँ पर 9 से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पवन प्रवाह की बात यहाँ पर चल रही है। तो इस समय जेट प्रवाह की स्थिति जो है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है, और इस जेट प्रवाह के द्वारा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंध चक्रवातों को भारत में आकर्षित किया जाता है, और इन चक्रवातों की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में भारी वर्षा होती है और तीव्र गति से आंधियां चलती हैं, और इसका जो है भारी मात्रा में यहाँ पर विनाश होता है। उसके बाद जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपरी वायु परिसंचरण या जेट प्रवाह भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा बेटा एल नीनो प्रभाव। एल नीनो प्रभाव, एल नीनो एक गर्म समुद्री धारा होती है, इसको हम जो है विश्व के मानचित्र पर देखेंगे।
ध्यान से समझना कि एल नीनो क्या है, एक गर्म समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है। ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसीलिए एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा। यह धारा क्या है कि यह धारा जो है नॉर्मली सामान्य दशाओं में यहाँ पर भूमध्य रेखा की ठंडी धारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ चलती है। लेकिन जब एल नीनो की धारा आती है, यहाँ पर गर्म धारा आती, तो यहाँ पर दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा प्रतिस्थापित हो जाती है और उसके विपरीत यहाँ पर पेरू तट के निकट एल नीनो की गर्म धारा विकसित हो जाती है और ये हम्बोल्ट की ठंडी धारा को यहाँ से बिल्कुल ही खत्म कर देती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हालांकि ये गर्म धारा है इसलिए ये पेरू और चिली के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह एल नीनो जो है परिघटना सामान्य रूप से 7 से 14 वर्षों के अंतराल के बाद उत्पन्न होती है और इस एल नीनो धारा का हमारे भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब भी एल नीनो धारा उत्पन्न होगी तो भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत प्रभाव का मतलब क्या है, भारत में वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम होगी या फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि ये गर्म धारा है और इस धारा के कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, पलवक की मात्रा यहाँ अत्यधिक कम हो जाती है। पलवक मछलियों का मुख्य भोजन है, जब उनका भोजन ही कम हो गया तो मछलियों की संख्या भी यहाँ पर घट जाती है। उसके बाद अगली अब बात करेंगे और एल नीनो की और एक और बात रह गई इसमें कि एल नीनो की धारा के कारण ही 1983 में पेरू और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ा था। 1987 में भारत में एल नीनो के प्रभाव के कारण भयंकर सूखा पड़ा था। लास्ट वन है नोमा जो कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है बेटा दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन से हमारा अभिप्राय है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच दोनों महासागरों के वायुदाब में होने वाले उतार चढ़ाव को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ये इंडियन ओशियन जिसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर और ये है प्रशांत महासागर, ये वाला और ये वाला। ये कोई दो महासागर नहीं प्रशांत, ये एक ही है। हमें पता है हमारी पृथ्वी गोल है और गोलाई को हम यहाँ पर किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D या लंबाई चौड़ाई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर गोलाई को काट दिया गया है तो ये यहाँ पर प्रशांत महासागर हमें दो हिस्सों में नजर आ रहा है। एक बात और याद रखनी है कि नॉर्मली देखा जाए तो हम क्या मानते हैं, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है। लेकिन केवल प्रशांत महासागर पर जब हम मानचित्र के रूप में देखेंगे तो हमारा पश्चिम ये वाला होगा और पूर्व ये वाला होगा। और इसके पीछे ये कारण है, जब इसको गोलाई में करके देखोगे ना बेटा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूर्व ये इसका इधर पड़ेगा और पश्चिम इधर पड़ेगा, पूर्व इधर पड़ेगा। आगे समझ में बात है। तो दक्षिणी दोलन का मतलब क्या है, दक्षिणी दोलन से हमारा अभिप्राय है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के वायुदाब के बीच में होने वाला उतार चढ़ाव। दोनों के वायुदाब के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब हिंद महासागर में वायुदाब कम हो जाता है तो प्रशांत महासागर का वायुदाब बढ़ जाता है और इसके विपरीत क्या होगा कि जब हिंद महासागर में वायुदाब जो है बढ़ जाता तो प्रशांत महासागर का वायुदाब कम हो जाता है। और इसका भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हिंद महासागर में अगर वायुदाब कम हो गया है तो भारतीय मानसून पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, भारतीय मानसून की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन अगर हिंद महासागर का वायुदाब बढ़ गया कंपैरिजन टू प्रशांत महासागर तो इसका भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।